नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बहुत ही करीब आ चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो जाएगा और 11 नवंबर को दूसरे का। 14 नवंबर तक चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां, गठबंधन और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह नीतीश कुमार को क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को नहीं बनवा पाएंगे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। वहीं दूसरी तरफ क्या बहुत से लोगों का मानना है कि ये चुनाव जो है वो बदलाव का चुनाव है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या फिर मीडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर, इन्हें आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण, जहां पर 9 विधानसभा सीट है और इसमें से ज़्यादातर सीट पिछली बार एनडीए गठबंधन के खाते में गई थी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार इन 9 सीटों पर कौन सी पार्टी या गठबंधन जीतने जा रहा है। तो सभी प्रत्याशियों और सीटों के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, खास तौर से अगर आप पश्चिमी चंपारण या आसपास के क्षेत्र के हों, क्योंकि तभी आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहली सीट है सिकटा विधानसभा, जहां 2020 में चुनाव हुआ था तो सीपीआई एमएल के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता चुनाव जीते थे और एक बार फिर से सीपीआई एमएल ने कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के ऊपर ही भरोसा जताया है, इन्हें ही टिकट दिया है। भाकपा माले काफ़ी मजबूत प्रदर्शन की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, कम सीटें लड़ी थी लेकिन ज़्यादा विधायक जिता कर लाए थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नरम चारा साबित हुई थी, 70 सीटों पर लड़ी थी, मात्र 19 सीट जीत पाई थी। तो एक बार फिर से यहाँ पर वीरेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जेडीयू ने यहाँ पर समृद्ध वर्मा को इनके सामने उतारा है। युवा हैं, मेहनतकश हैं, काफ़ी प्रचार अभियान में भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एक बार फिर से सीपीआई एमएल के टिकट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से सिकटा विधानसभा सीपीआई एमएल के खाते में जा रही है, महागठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, ये है बेतिया विधानसभा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की रेणु देवी 2020 में चुनाव लड़ी थी और जीती थी, विधायक बनी थी। भाजपा ने इनका टिकट काटा नहीं है, जबकि काफ़ी लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है इनके साथ, तो टिकट तो नहीं कटा है। अब एक बार फिर से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वसी अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नरम चारा है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, यहाँ पर एनडीए के लिए, और वसी अहमद प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करने का भी पूरा प्रयास करेगी, जिसका फायदा रेणु देवी को हो सकता है। इसी समीकरण पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पटखनी दी थी लोकसभा चुनाव में कि अगर हम मुस्लिम प्रत्याशियों को या ज़्यादा यादव प्रत्याशियों को उतारेंगे तो उसका लाभ भाजपा ये कहकर उठाती है कि ये तो मुसलमानों की पार्टी है या केवल यादवों की पार्टी है, और इस तरीके से अपना प्रचार अभियान बनाती है, जिसका फ़ायदा भाजपा को हो जाता था। अब यहाँ पर वसी अहमद उन्हें कुछ फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि रेणु देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन क्या वसी अहमद इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इसमें हमें थोड़ा सा संदेह लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रचार अभियान उस तरह का नहीं होता है जैसा कि आरजेडी का होता है। हालांकि ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव सभी 243 सीटों पर प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा देखने वाली बात होगी। मेरा मानना है कि भाजपा यहाँ पर थोड़ा भारी पड़ती नज़र आ रही है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, ये है चनपटिया विधानसभा, और इस लड़ाई को, चनपटिया विधानसभा पे जो लड़ाई है, इसको बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है जन स्वराज पार्टी ने। जन स्वराज पार्टी को हम बहुत ज़्यादा उतना महत्व तो नहीं देते हैं जितना मेन स्ट्रीम मीडिया दे रहा है या और बहुत से चैनल दे रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएगी।
सीधी सी बात है जनसुराज पार्टी, क्योंकि उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। प्रचार भले ही उन्होंने अच्छा कर लिया है, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हवा बना ली है, लेकिन उनकी क्या विचारधारा है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ऐसे में यहाँ पर हम इसलिए जनसुराज की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं मनीष कश्यप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और अपनी बात अच्छे तरीके से कहने की उनके अंदर क्षमता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। यही वजह है कि वो बड़ी संख्या में उमाकांत सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 2020 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, विधायक बने थे, उनका वोट काटेंगे। जीत नहीं पाएंगे, उनका वोट काटेंगे। उमाकांत सिंह को, भाजपा को भारी नुकसान यहाँ पर जनसुराज पहुँचाने जा रही है। ज़्यादातर सीटों पर, ज़्यादा सीट नहीं जीतेगी जनसुराज, लेकिन जितना वोट परसेंट आएगा वो ज़्यादातर भाजपा का वोट होगा और भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे AIMIM जितना ही अच्छा प्रदर्शन करेगी उतना ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के अभिषेक रंजन के पास यहाँ पर मौका बन रहा है और मेरा मानना है कि कांग्रेस ये सीट यानी कि चनपटिया विधानसभा जीत सकती है। लेकिन इसमें काफ़ी हद तक जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो जनसुराज की होगी। अगर जनसुराज अच्छा प्रदर्शन करी, अगर यहाँ पर मनीष कश्यप अच्छा प्रदर्शन किए तो कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है। अभिषेक रंजन विधायक बन सकते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, ये है नौतन विधानसभा, जहाँ से भाजपा के नारायण प्रसाद चुनाव जीते थे। एक बार फिर से भाजपा ने इन्हें ही मैदान में उतारा है, इनके ऊपर भरोसा जताया है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी तो है। और ऐसे में एक मौका बन रहा है कांग्रेस के अमित गिरी के पास, जो कि क्षेत्र में लगातार मौजूद रहे हैं, अच्छे मजबूत नेता हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, और अब इनके पास एक मौका बन रहा है। हालांकि भाजपा पहले भी यहाँ पर चुनाव जीतती रही है, तो एक बार फिर से जीत सकती है। एंटी इनकम्बेंसी प्रभावी होगी, लेकिन क्या इतनी प्रभावी होगी कि कांग्रेस जीत पाए? क्योंकि 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था। राहुल गांधी की लोकप्रियता 2020 की तुलना में 2025 में कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस बिहार में जमीन पर मौजूद नहीं है, यही सच्चाई है। तो ऐसे में भाजपा को यहाँ पर बढ़त हो सकती है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है लौरिया विधानसभा, जहां से भाजपा के विनय बिहारी पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, विधायक बने थे, और इन्हीं विनय बिहारी को एक बार फिर से भाजपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है इनके पास। वहीं दूसरी तरफ यहाँ VIP पार्टी, VIP के हिस्से में आई है ये सीट, और मेरा मानना है कि VIP यहाँ पर अच्छा लड़ने जा रही है। क्यों अच्छा लड़ने जा रही है? आप इनके प्रत्याशी को भी देखिए, रणकौशल सिंह। ये 373 करोड़ रुपए की संपत्ति, घोषित संपत्ति है इनकी। तो बहुत ही दमदार, बहुत ही जोरदार प्रचार अभियान चल रहा है क्षेत्र में, और इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि VIP ये सीट जीतने जा रही है। भाजपा को यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान होने जा रहा है। आपकी जो भी राय हो, हमारा मानना है कि यहाँ पर VIP चुनाव जीत जाएगी। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लौरिया विधानसभा में किसकी जीत होगी इस बार, महागठबंधन की या फिर NDA की। अगली है बगहा विधानसभा, जहां से भाजपा के राम सिंह 2020 में चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। एक बार फिर से भाजपा ने राम सिंह को ही मौका दिया है। यानी अभी तक आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान विधायक हैं, उनका टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये एक तरह की कमज़ोरी है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं, ताकतवर पार्टियां होती हैं, वो अपने सिटिंग MLA और MP का टिकट काट देती हैं या उन्हें किसी और सीट पर लड़ने के लिए भेज देती हैं, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए। लेकिन भाजपा ने अभी तक इस क्षेत्र में ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पर जयेश मंगल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, मेहनती हैं, क्षेत्र में लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस यहाँ पर हरा पाएगी BJP को, राम सिंह को? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। मेरा मानना है कि सारी कमियों के बावजूद भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर संगठन नहीं है, बिहार में संगठन कमज़ोर है। आपकी राय जो भी हो, क्या जयेश मंगल सिंह ऐसे दमदार प्रत्याशी हैं कि बिना कोई खास मजबूत संगठन के ये RJD वगैरह के संगठन को इस्तेमाल अच्छी तरह से कर पाएंगे और BJP को हरा पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगली सीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाजपा की रश्मि वर्मा पिछली बार जीती थी नरकटियागंज विधानसभा से। रश्मि वर्मा विधायक हैं, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। क्यों काट दिया है? एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए। उन्हें टिकट नहीं मिला है। संजय पांडे को टिकट दिया है बीजेपी ने। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडे को टिकट दे दिया है। तो दो पांडे के बीच में लड़ाई होगी और कांग्रेस ने यहाँ पर रणनीतिक चूक की है, क्योंकि कांग्रेस को ओबीसी समाज से या किसी अति पिछड़े समाज से टिकट देना चाहिए था, जिसका लाभ मिल सकता था। तो अब ऐसे में यहाँ पर मुकाबला ऐसा हो गया है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में संजय पांडे जो कि नए प्रत्याशी हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे भाजपा के लिए, या फिर कांग्रेस के शाश्वत केदार उन्हें टक्कर देंगे? मेरा मानना है कि भाजपा यहाँ पर भारी है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी भाजपा ने वही समझदारी का काम किया है। क्या काम किया है कि भागीरथी देवी जो भाजपा की 2020 में प्रत्याशी थी, चुनाव जीता था, विधायक बनी थी रामनगर, जो कि एक आरक्षित सीट है, SC आरक्षित सीट है, तो उनका टिकट काट दिया है और प्रत्याशी बनाया है नंद किशोर राम को। भाजपा के प्रत्याशी हैं ये, बगहा के शायद जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ, जब शायद नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है इन्हें टिकट दिया गया है रामनगर आरक्षित सीट से। वहीं दूसरी तरफ सुबोध पासवान राजद के प्रत्याशी बने हैं, दमदार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि आरजेडी यहाँ पर भाजपा के ऊपर भारी पड़ने जा रही है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रामनगर में भाजपा के नंद किशोर राम चुनाव जीतेंगे या फिर आरजेडी के सुबोध पासवान चुनाव जीतेंगे। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। अगली सीट आप देख सकते हैं, यह है वाल्मीकि नगर की सीट, जहां से जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2020 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, यानी इस सीट के वर्तमान विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। निश्चित रूप से जेडीयू हिम्मत नहीं कर पाई अपने वर्तमान विधायक का टिकट काटने का, और अब इन्होंने कैसा काम किया होगा पिछले 5 साल में, इसी पर निर्भर करता है कि ये चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा के पास एक अच्छा मौका है। क्या वो इसे भुना पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी भारी पड़ सकती है अगर मिलजुल कर चुनाव लड़े। तो ये थी पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटें, और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त है। परंपरागत रूप से अगर पिछला चुनाव देखें, एनडीए यहाँ पर भारी था, लेकिन इस बार महागठबंधन यहाँ पर अच्छा चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि टिकट ठीक दिए गए हैं। तो आपकी क्या राय है? आप इस बार बिहार में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को एक बार फिर से, या फिर तेजस्वी यादव को, या फिर प्रशांत किशोर को, या चिराग पासवान को, या सम्राट चौधरी को? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।